मेरे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। आज हम एक नई कहानी लेकर के आए हैं, रोल्स लॉ सेकंड केस, जो कि क्या रहेगा कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले ले और वोलेटाइल सॉल्वेंट ले ले, देन क्या होगा। तो रोल्स लॉ सेकंड के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में कि मान लिया हमने एक कंटेनर लिया। ये मैं एक कंटेनर ले लेता हूं प्यारे बच्चों, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया, लिक्विड डाल दिया। या मैं ये कहूं कि इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ए कंपोनेंट ले लिया। अब ए कंपोनेंट के ऊपर प्यारे बच्चों क्या बनाया उन्होंने, ए कंपोनेंट। ये उस लिक्विड का सरफेस है, ये उस लिक्विड का क्या रहेगा, सरफेस। इसको मैंने क्या बोल दिया प्यारे बच्चों, ए कंपोनेंट। क्या बोल दिया, ए कंपोनेंट। ये क्या है इसके अंदर, इसका सरफेस ऑफ ए कंपोनेंट। ये सॉल्वेंट लिया है प्यारे बच्चों, क्या ले लिया हमने, ये एक सॉल्वेंट। अगर हम बात करें तो ये एक वोलेटाइल नेचर है, जैसा कि मैं पहले बता के चले हूं इसके अंदर आपको, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो और वोलेटाइल क्या हो, आपका सॉल्वेंट हो। तो इसके अंदर बात करें कि सॉल्वेंट जो है उसके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। ये मैं इसकी वेपर फॉर्म शो कर देता हूं बच्चों। ये हमने कर लिया वेपर फॉर्म। इसके वेपर जो है वो हमने मान लिया इसके अंदर कि वो कितने रहेंगे, वो हमने मान लिया Pa0, यानी कि इसके अंदर जो वेपर है वो कितने हैं, Pa0। ए कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट है, उसके वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में Pa0 है। अगर इसके अंदर बाई चांस हम क्या कर दें, नॉन वोलेटाइल का सोल्यूट डाल दें, देन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। देन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस बन जाएगा। अब आपको पता है बच्चों कि अगर सोल्यूट बनेगा, इसके अंदर सोल्यूट हमने डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा, जो सॉल्यूशंस है हमारे पास, जो भी सॉल्यूशंस है, ये ले लिया हमने सॉल्यूशन, तो उसके सरफेस पे अब जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएंगे। कहने का मतलब सॉल्वेंट के तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में किसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे प्यारे बच्चों, वो आ जाएंगे सोल्यूट के, जो कि मैं इस तरह से शो कर देता हूं, जो कि मैं इस तरह से शो कर देता हूं कि ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, सोल्यूट के है। ये मैंने रेड कलर से शो किया प्यारे बच्चों। और सोल्यूट का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल। मतलब ये हुआ कि इसके वेपर नहीं बन सकते। मतलब क्या हुआ कि इसके वेपर नहीं बन सकते। अब एक बात बताएंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट था, उस टाइम पे जो सरफेस था वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का था। यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये मैं लिख देता हूं इसके अंदर, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से भी कब हुआ, जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हमने। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैंने बी कंपोनेंट बोल दिया प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये वाले जो मॉलिक्यूल है वो ए कंपोनेंट के है, और ये वाले मॉलिक्यूल्स है वो किसके है, बी कंपोनेंट के। और सॉल्यूशंस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमने मान लिया प्यारे बच्चों Pa। क्लियर है। अब आपको इस बात का पता है कि प्योर सॉल्वेंट जो था नॉन वोलेटाइल नेचर का नहीं था, वोलेटाइल नेचर का था, तो इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। जैसे ये सॉल्यूशन बनता है तो मैं यहाँ पे 2 से इंडिकेट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 वेपर फॉर्म बना देता हूं, ताकि आपको महसूस हो कि यहाँ पे डिक्रीज हुए है। तो मैं ओवरऑल एक पॉइंट लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और वो क्या होगा कि वो Pa0 इज ग्रेटर देन Pa। कहने का मतलब जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करने से जो सॉल्यूशन मिला है, सॉल्वेंट कैसा था, वोलेटाइल, तो इससे क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशंस डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल थे पहले सारे के सारे सॉल्वेंट के थे, अब किसके है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हुए तो वेपर भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे ही इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। तो इसके अंदर चेक कर लेते हैं हम
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ ने वही बताया था जो हम यहाँ पे नोट करवा देते हैं इसके अंदर। वहां पे हमने क्या नोट किया था प्यारे बच्चों, वहां पे हमने किया था कि जो पीए होता है ना, पीए पार्शियल प्रेशर, वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है। यहाँ पे हमने ए कंपोनेंट सोलवेंट लिया है, तो सोलवेंट के वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन एक्चुअल में डायरेक्ट डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, वो डिपेंड करेंगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोलवेंट के ऊपर। तो यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं विच इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, जैसा कि हमने पहले किया था, वही रोल्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दी थी अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, Pa डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट कंपोनेंट, Pa इज इक्वल टू Pa नोट इनटू XA। अब एक्चुअल में क्या हुआ प्यारे बच्चों कि यहां पे Pa नोट की वैल्यू ज्यादा है, Pa की वैल्यू कम है, तो इसके अंदर जो एक डिक्रीज आया है वेपर प्रेशर का, उसको मैं किस तरह से इंडिकेट कर देता हूं, यानी कि जो यहां पे चेंज आया है वो मैं डेल्टा पी इज इक्वल टू, जो कि किसके बराबर होगा, पी नोट माइनस पी के बराबर होगा। कहने का मतलब पहले हमारे सोलवेंट था, जब प्योर वेपर प्रेशर थे सोलवेंट के, उस टाइम पे ज्यादा वेपर प्रेशर था, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, कम हुआ, तो इसका जो डिफरेंस आया है उसको हमने किससे चेंज कर दिया, चेंज इन वेपर प्रेशर से। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ पीए की वैल्यू, यहाँ पे पीए है, पीए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, लिख देता हूँ इसको प्यारे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीए, इस इक्वेशंस का नाम रख दिया हमने 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस, ये वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो हमारे पास बन जाएगा पी ए नोट इंटू एक्स ए। क्लियर है प्यारे बच्चों, पीए की मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पी नोट को कॉमन निकाल लेता हूँ इसके अंदर, तो बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नोट इनटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस इसकी जगह क्या हो जाएगा एक्स ए। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम जानते क्या है इसके अंदर, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इज इक्वल टू 1। देन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये बात हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जो एक्स बी होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा 1 माइनस एक्स ए के बराबर होता है। ये हम कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं इस साइड लेके आता हूं तो हमारे पास बन जाएगा प्यारे बच्चों, वो बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। क्या बन जाएगा, एक्स बी। तो यहां पे इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मैं लिख देता हूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम डिटेल्स में करते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहां पर रिलेटिव या रेशनल्स निकाला जाता है इसके अंदर, किसके रिस्पेक्ट में, पीएन नोट के कंपेयर में, कि कितना डिक्रीज हुआ है इसके कंपेयर में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहने का मतलब इसके रिस्पेक्ट में कितना डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो में हम डिटेल्स में करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारी 4 तरह के हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, वो हम करेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर करेगा, यहां पे हम बात करके चले हैं ए कंपोनेंट इज द सोलवेंट और बी कंपोनेंट इज द सोल्यूट। तो यहां पे क्या है कि पी ए डायरेक्ट डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, बट जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्स बी की वैल्यू के ऊपर।
कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि जितना ज्यादा हमारा XB की वैल्यू होगी, कहने का मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन कर देता हूं प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, आप इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर may be defined as the mole fraction of solute if non-volatile solute dissolve in volatile solvent। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों। एक्चुअल में जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, किसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मे बी डिफाइंड एज, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट। कब, इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे प्यारे बच्चों। अब एक चीज और कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि यहां पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कौन सा रहेगा, उसका मास क्या रहेगा, कितना डिसॉल्व किया जाएगा। तो एक्चुअली में मैं यहां पे अगर बात करें तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं कि डेल्टा पी एक्चुअली में किसके बराबर था हमारे पास, PA0 माइनस PA के बराबर। तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन क्या जाएगा इसके अंदर प्यारे बच्चों, डेल्टा पी की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, यहां से मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 विच इज इक्वल टू XB। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब XB का आपको पता है प्यारे बच्चों कि XB क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट है। तो यहां पे मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स, कहने का मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में एक बात कर देते हैं हम यहां पे कि अगर इफ Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन Nb, अगर Na की वैल्यू Nb के कंपेयर में बहुत ज्यादा है तो इसी वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम यहां पे PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 नियरली इक्वल टू द, नियरली लिखेंगे यहां पे प्यारे बच्चों, नियरली इक्वल टू द NB डिवाइड बाई Na, यानी कि जो Na प्लस NB है, यहां पे NB को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया यहां पे प्यारे बच्चों, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ, Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन NB। देन हम ये लिख सकते हैं PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 नियरली इक्वल टू द NB डिवाइड बाई Na। अब हमें पता नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते प्यारे बच्चों, मास डिवाइड बाई मोलर मास। मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाते हैं, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 नियरली इक्वल टू द, यानी कि हम यहां पे क्या कर लेते हैं, नियरली इक्वल टू द किसके बराबर हो जाएंगे, NB।
NB की वैल्यू मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, WB डिवाइड बाई MB, यानी कि NB किसके बराबर होगा, WB डिवाइड बाई MB, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। और यहां पे क्या होगा, Na को मैं क्या कर देता हूं प्यारे बच्चों, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा इसके अंदर, Ma डिवाइड बाई WA। इसके अंदर इंडिकेशंस दे देता हूं मैं यहां पे, इसके अंदर मैं पूरे का पूरा इंडिकेशंस दे देता हूं यहां पे। PA नोट जो हमारे पास हो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट। PA जो हमारे पास है, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन। इसी तरह से हम यहां पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, WB मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से लिख देते हैं प्यारे बच्चों, MB लिख देते हैं पहले, MB जो कि क्या रहेगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरह से प्यारे बच्चों लिख देते हैं WA, ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट। और इसी तरह से MA जो बन जाएगा वो बन जाएगा मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो प्यारे बच्चों ये आप इंडिकेशंस नोट करेंगे ताकि आपको साथ साथ में आप अपनी कॉपी, अपने नोट्स तैयार करते जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। आप इसको नोट्स के रूप में तैयार करते रहेंगे प्यारे बच्चों। मैं ऐसी कोई भी लाइन नहीं छोड़ने वाला कि जो आप नहीं याद रख पाए, आपको साथ साथ में नोट करवा दिया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको ना ये ना पता हो कि कौन सा सोल्यूट हमने डिजोल्व किया है, आप मोलर मास निकाल ले और मोलर मास से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सोल्यूट हमने इसके अंदर डिजोल्व किया है। मान लिया मोलर मास निकाला, मोलर मास निकालने से हमारा मोलर मास आ जाता है, मोलर मास से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमने सोल्यूट कौन सा डिजोल्व किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर प्यारे बच्चों M की वैल्यू इस साइड निकालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इस साइड लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मान के चले कि आपका मोलर मास 60 आ जाता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूरिया इसके अंदर डिजोल्व हुआ होगा। तो मोलर मास से हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में, या आइडिया आ जाता है हमें कि सोल्यूट कौन सा डिजोल्व हुआ है। इसी तरह से अगर आपका मोलर मास आ जाता है, वो आ जाता है 180 आ जाता है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो है वो क्या मिला होगा, इसके अंदर जो मिला होगा वो ग्लूकोज मिला होगा। अगर आपका मास आ जाता है 342 आ जाता है, तो इससे आपको लग जाएगा कि इसके अंदर सुक्रोज सोल्यूट डिजोल्व, मतलब आइडिया आ जाएगा आपको कि मोलर मास निकालने से हमारा क्या, कौन सा सोल्यूट इसके अंदर डिजोल्व हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप वाइज स्टेप। हमारे 2 से 3 लेक्चर इस यूनिट के अंदर रहने लग रहे हैं। हमने पीछे सॉलिड स्टेट किया हुआ है, तो जिस बच्चे ने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखा है तो वो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और साथ में अपने दोस्तों को, नीडी स्टूडेंट्स को पास करे, और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शंस में पिछली वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।